अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के पेपर के बारे में। ये देखिए बीए का इंग्लिश का पेपर है जिसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत से लोगों को इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है और कुछ लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है पेपर पैटर्न, तो ये आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको इस पेपर का पैटर्न बताऊंगी। ये देखिए मेरे पास पेपर भी रखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको रिड्यूस सिलेबस बताऊंगी कि क्या है उसमें और क्या नहीं है, और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको थोड़े टाइम में किस तरह से तैयारी करनी है। तो ये वीडियो थोड़ी सी शायद लंबी हो जाए, प्लीज़ एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि न्यू वीडियोज़ जो भी आएंगी तो वो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा और आपकी आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलें अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये बीए का मेरे पास सॉल्व पेपर है। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, सॉल्व पेपर की अभी ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल हम ज़रा ये देखिए पेपर है आपका, ये 2018 का पेपर है। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन 2018 और 2019 में दिया था ये पेपर मैंने, मेरा अपना पेपर है। इसमें सबसे पहले सवाल आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चन बिलो। इसका मतलब ये अनसीन है, ठीक है ना, अनसीन कॉम्प्रिहेंशन ये है, इसको कहते हैं अनसीन। ये पैसेज आता है, इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं और ये कुछ इस तरह के वर्ड मीनिंग वाले सवाल भी आते हैं, और आखिर में ये सवाल आता है कि इसके लिए कुछ सूटेबल टाइटल आप सजेस्ट करें। ठीक है ना, ये 1 नंबर का सवाल होता है। इस तरह के ये टोटल आपके बनते हैं 15 नंबर का एक सवाल बनता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन किस तरह से करते हैं ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, 9th मैट्रिक इंटर हर जगह पे की है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मसला होता है कि यहाँ पे लोग समझते हैं कि ऐसे ही करना है जैसे हम बचपन में करते थे, कि सवाल में अगर ये चीज़ पूछी है जिस बारे में पूछा है बस वो लाइन यहाँ से ढूंढे और वो ऐसी कैसी छापते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। बीए लेवल में आपको अपने वर्ड्स में करना होता है। माना ये आंसर आप यहाँ से ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा लिकोनिन कंट्री स्कूल के बारे में, वो ढूंढेंगे ज़रूर आप यहीं से, लेकिन उसको अपने वर्ड में आपने ट्रांसलेट करना है, थोड़ा सा अपने वर्ड्स में होना चाहिए। आई होप कि ये पिक्चर नज़र आ रही है। खैर, इस तरह से अपने अपने वर्ड्स में उसको थोड़ा सा उसका ग्रामेटिकल मतलब मिस्टेक्स ना हो, उसकी टेंसेस मिस्टेक्स ना हो, लेकिन आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। यहीं का पूरा सेंटेंस छापना नहीं है, वरना चेकर ने आपको क्रॉस एंड ज़ीरो दे देना है, तो उसे छापा हुआ आंसर नहीं चाहिए। बीए लेवल यही होता है कि उसमें आपके राइटिंग स्किल्स को काउंट किया जाता है, उसको देखा जाता है कि आपने क्या लिखा है, अपने वर्ड्स में भी क्या लिखा है। ऐसा ना हो कि इंग्लिश की टांग तोड़ी हो। ठीक है ना, तो ये इस तरह का पहला आता है सीन कॉम्प्रिहेंशन। दूसरा सवाल आता है राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज। ये समरी लिखनी होती है इसी अबव पैसेज यानी सीन अनसीन कॉम्प्रिहेंशन में से आपको समरी निकालनी है। समरी का सवाल भी आता है 5 नंबर का। ठीक है, अच्छा आप समरी कैसे करते हैं? समरी का मतलब खुलासा, जैसे हम उर्दू में करते हैं ना खुलासा, किसी भी चीज़ का खुलासा कैसे करते हैं? अपने वर्ड्स में उस चीज़ को शॉर्ट करके बयान करते हैं। ठीक है ना, तो यही हमने इसमें भी करना है। क्या करना है हमें? ये इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको काउंट करनी है कि टोटल कितनी लाइनों का है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऑलमोस्ट ये 15 लाइंस का एक पैसेज है। ठीक है, अब आपने इसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करना है। जैसे फर्स्ट लाइन है किस बारे में क्या है, इम्पॉर्टेंट लाइनों को आपने अंडरलाइन करना है कि इसमें क्या बात इम्पॉर्टेंट है। ये 15 लाइनों का अगर ये है पैसेज, तो इसको आप समरी इसकी बनानी है एटलीस्ट 5 लाइन्स की, एटलीस्ट 5 से 6 लाइन्स की इसकी समरी होनी चाहिए। यानी जितने लाइन्स भी हैं उसका 1/3 होना चाहिए, 1/3 उसका होना चाहिए। तो अब इसमें से इम्पॉर्टेंट लाइन्स को अंडरलाइन करें पहले कि क्या बात इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं है। मतलब कोई सी 5 लाइनें इम्पॉर्टेंट होंगी वो निकालें, 5 या 6 निकालें और वो समरी में लिख दें, तो ये समरी आपकी हो जाएगी। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, अच्छा 5 से 6 लाइनें या 7 लाइनें भी हो सकती हैं, डजेंट मैटर, 5 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन 3 है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस हमारे चैप्टर्स में से आते हैं। बुक में एक चैप्टर है ये, सॉरी मैंने पहले बुक नहीं दिखाई है, मुझे बुक दिखा देनी चाहिए थी। ये है हमारी बुक्स, ये प्रैक्टिस ग्रामर की ऑक्सफोर्ड बुक है।
और ये वाली है इंग्लिश अंडर ग्रेजुएट। इसमें सारे चैप्टर्स हैं। अब वो चैप्टर्स कौन से हैं मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें से क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है ना। अभी हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। वो है यहाँ पे आई गेस, हाँ ये देख रहे हैं, ये एक्सटेंडेड रीडिंग। इसमें है 6-7 चैप्टर, ठीक है। मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। एक्सटेंडेड रीडिंग कहाँ गया, मिल जाए भाई। हाँ ये देखें, एक्सटेंडेड रीडिंग में पहला चैप्टर है अर्ली ऑटम, और उसके बाद आ जाता है आपका द स्टोरी ऑफ एन आवर, उसके बाद द प्लान ऑफ अटैक, देन आ जाता है आपका ये अ मैन हु हैड नो आईज, देन आ जाता है द व्रेथ ऑफ गॉड, ठीक है। ये तकरीबन कोई 6 चैप्टर्स बनते हैं। हाँ जी बस ख़त्म। ये 6 चैप्टर्स हैं, जिसमें से द व्रेथ ऑफ गॉड नहीं आता अक्सर, ठीक है ना। तो 6 के समझ लें अब 5 हो गए। ये 5 चैप्टर्स में से ही हर साल रिपीटेड सवाल आते हैं। अच्छा, वो सवाल जो आते हैं वो बुक वाले कभी नहीं आते, ये मैं आपको बता दूं। ये बुक वाले कभी नहीं आते। ये सवाल ऐसे ही आएंगे, इसी में से ही आएंगे। जैसे हम कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, चैप्टर पढ़ा, उसमें से सवाल कुछ भी दे देंगे, वो आपको आंसर लिखना होगा। जब आपने चैप्टर समझा हुआ होगा तो आपको सब आता होगा, ठीक है। ये वाले सवाल बहुत कम आते हैं जो कॉपी में बुक में करवाए हुए हैं, और जो वो है मतलब अलग अलग सवाल आते हैं। अगर ये आप इंटरनेट पे इनके नाम लिखेंगे ना तो आपको इंटरनेट पे बहुत कुछ मटेरियल मिल जाएगा। इनके मतलब क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे, समरी भी मिल जाएगा, रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। तो आप वहाँ से तैयारी करेंगे, मेरा आपको मशवरा है, ठीक है। चैप्टर भले यहीं से, अगर आपके पास बुक है यहाँ से पढ़ लें, नहीं है तो आप मुझसे ले सकते हैं। PDF फाइल मिल जाएगी आपको इन चैप्टर्स की। आप चैप्टर भले पढ़ें, इसके क्वेश्चन आंसर की तैयारी सारी आप वहाँ नेट से करें, क्योंकि कुछ भी उठा के दे देते हैं, कुछ रिपीटेड सवाल नहीं होते, ठीक है ना। अच्छा, अब करना क्या है देखते हैं। हम पेपर में हमें ये 3 सवाल दिए जाते हैं हमेशा, उनमें 3 में से कोई 2 करने होते हैं। देखें, ये पहला चैप्टर है मैन हु हैड नो आईज, सेकंड चैप्टर है ये प्लान ऑफ अटैक, और थर्ड चैप्टर है ये मेरे ख्याल से हाँ अर्ली ऑटम का है। तो इस पर से कोई एक, यानी कि आपको ये 5 जो हैं चैप्टर्स, इनको आपको स्टोरी समझ में आ जानी चाहिए। अगर आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं तो वो आप लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ द मोरल ऑफ अ मैन हु हैड नो आईज। इसको तो आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं कि इसमें क्या, स्टोरी में क्या मोरल दिया हुआ है और क्या है इस स्टोरी का असल मकसद। इसी तरह अब आ जाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है सीन पैसेज, जो हमारी बुक के ही किसी चैप्टर में से दिया गया है। अच्छा, ये कैसे पता कि ये बुक के ही चैप्टर में से दिया गया है? क्योंकि अगर यहाँ फर्स्ट सवाल देखेंगे तो ये फर्स्ट सवाल है आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फ्रॉम विच द पैसेज हैज़ बीन टेकन, यानी आप अपनी बुक के उस टेक्स्ट का नाम बताइए जहाँ से ये पैसेज लिया गया है। तो बुक के चैप्टर्स हैं जो मैंने अभी बुक दिखाई, वही वाली बुक है, लेकिन उसके ये एक्सटेंडेड वाली रीडिंग में से नहीं है। यही पर्पल वाली बुक है। इसके जो फर्स्ट शुरू के जितने चैप्टर्स हैं ना, ये देख रहे हैं, ये वाले, हाँ ये अब नज़र आ रहा है ना, ये जितने चैप्टर्स हैं, ट्रैफिक नाइट में है, एज ऑफ द प्रोबोट, जेंटल जायंट्स, द डोर स्विंग ओपन्स, हाउ टू स्टडी, द ट्राइपॉड्स, द ग्रेट ज्वेल रॉबरी, ये सब ही चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ उठा के कभी ना कभी दे देते हैं। तो ये वाले चैप्टर्स अगर आपने पढ़े हुए होंगे तो आपको पता होगा कि कौन से चैप्टर में से है। तो ये आप जो फर्स्ट इसका क्वेश्चन है जो पूछा है कि कौन से टेक्स्ट में से ये पैसेज लिया गया है, जो कि एक ही नंबर का है, तो वो आप उसका आंसर लिख सकेंगे, नहीं तो फिर नहीं लिख सकते। वैसे टोटल ये क्वेश्चन नंबर 4 जो आता है ये 10 नंबर का आता है, ठीक है ना। इसमें एक सारे क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, ट्रू फॉल्स भी होते हैं, कभी मैच द फॉलोइंग भी होता है, कभी फिल इन द ब्लैंक्स भी होता है, कुछ भी होता है, ठीक है ना। ये भी वैसे ही करना है जैसे हम नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, जैसे हम बचपन से लेके करते आ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर पढ़ेंगे, ये पैसेज पढ़ेंगे, एक दफ़ा पढ़ने से नहीं समझ में आता है, एटलीस्ट इसको 2, 3, 4 दफ़ा पढ़ा करें, उसके बाद सवालों को पढ़ा करें तो आपको फ़ौरन से जवाब मिल जाएंगे। ये मेरी ट्रिक है, मैंने सारी ज़िंदगी यही की है, तो आराम से मेरा कॉम्प्रिहेंशन सारी ज़िंदगी सही रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे मुश्किल काम। अच्छा, मुश्किल काम क्यों है ये देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी, ग्रामर। मुश्किल इसलिए क्योंकि इंग्लिश पूरी की पूरी बेस करती है ग्रामर पे। सिर्फ ये ग्रामर पोर्शन आपको सॉल्व नहीं करना होता, एक्चुअली पूरे इंग्लिश के पेपर में अगर आपकी ग्रामर अच्छी है
तो आप वो कॉम्प्रहेंशन के सवाल जवाब भी अपने वर्ड्स में कर सकते हैं, आप कॉम्प्रहेंशन के आंसर्स भी निकाल सकते हैं, आप सब कर सकते हैं अगर आपकी ग्रामर अच्छी है। यानी कि अगर आपका बेस ग्रामर का अच्छा है, यानी 9th मैट्रिक 8th क्लास में 7th क्लास में आपने अच्छे से इंग्लिश पढ़ी है। नहीं पढ़ी अभी भी वक्त है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जिस पे आपको बेसिक सिखाई जाती है, टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, सब कुछ सिखाया जाता है। तो वहाँ से वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि आपको इतना बेसिक कोई सिखाएगा। ठीक है, तो ये वाली सारी चीज़ें जो ग्रामर है ये वही रिलेटेड है, सब कुछ वही है। अगर आप देखें, मैंने एक ये पास गेस्ट पेपर टाइप इम्पोर्टेंट टाइप का एक चीज़ बनाई हुई थी जिसमें मैंने सारे ग्रामर के सवाल एक जगह पे लिख दिए थे। कि पहला सवाल आता है अक्सर चेंज द वॉइस, यानी एक्टिव इनटू पैसिव, वो पैसिव इनटू एक्टिव करना होता है। दूसरा सवाल अक्सर आता है आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द, ये लगाने होते हैं। तीसरा सवाल आता है प्रपोजिशन ये सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने कम ही लिखे। नेक्स्ट है यूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वही वर्ब जो बचपन में किया था फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो वाले वर्ब के फॉर्म से ही फॉर्म लगानी है। नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करना है या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में करना है, ये भी बचपन वाला ही काम है, बेस वही है। बस बीए लेवल पे आके थोड़ा से एक दो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन अगर आपको बेस पता होगी कि कौन सी चीज़ कैसे कन्वर्ट की जाती है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कैसे करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। पांचवा सवाल ये होता है 5 WH क्वेश्चन, यानी W या H से शुरू होने वाले क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। आपको सिचुएशन दी जाएगी, कुछ भी हो सकती है, यानी आपको 1 मिनट के लिए समझना है कि आप एक किसी का इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए हैं, एंकर पर्सन है, न्यूज़ एंकर हैं, व्हाटएवर, जो भी आप समझें अपने आप को, और जो भी सवाल में लिखा हुआ है कि आपको किससे क्या सवाल करने हैं, किस बारे में करने हैं, तो वो 5 सवाल बनाने हैं जो W या H से शुरू होंगे, यानी कि व्हाट, व्हेन, वेयर, H से हो गया हाउ, और क्या होता है, यही होता है व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई और हाउ। ठीक है ना, ये 5 तरीके होते हैं। अब इनसे क्या सवाल किसके मुतालिक पूछना है, यहाँ क्या करना है, वो आपको जैसा सवाल आएगा वैसे करना है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको मेयर ऑफ कराची से पूछना है कि कराची के हालात कैसे सही किए या कराची को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, तो आपको उसी हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से आपको सवाल बनाने हैं जो इन वर्ड से शुरू होते हैं। ठीक है, अब ये पूरा जो सेक्शन है ग्रामर का, ये बनता है 30 मार्क्स का। देख रहे हैं आप, 5 मार्क्स के 6 ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो 30 मार्क्स का पूरा पेपर बन जाता है सिर्फ ग्रामर का। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम, इसके बाद अगला सवाल होता है, मैं आपको पेपर में दिखा देती हूँ। ये है अगला सवाल, ग्रामर हो गया यहाँ तक ख़त्म। ये देख रहे हैं ग्रामर में आपको ये WH वाले क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ। आस्क WH क्वेश्चन फ्रॉम चीफ मिनिस्टर सिंध अबाउट द प्रोविजन ही हैज़ टेकन टू रिजॉल्व द इशू ऑफ वाटर क्राइसिस इन द सिटी, यानी कि पानी का जो क्राइसिस है कराची में, उसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या मेजर स्टेप्स लिए हैं। CM से पूछना है, CM सिंध से सवालात पूछना है। ठीक है ना, अब ये देखें ये कितने ट्रिकी सवाल है, हमें क्या पता कि हम क्या पूछना है, लेकिन 1 सेकंड के लिए, 5 मिनट के लिए अपने आप को एज अ एंकर पर्सन समझ लीजिए कि आप कोई एंकर है। ठीक है ना, अच्छा नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर शोइंग योर कंसर्न अबाउट इलीगल इंक्रोचमेंट्स इन द सिटी। ठीक है, आपको एक लेटर लिखना है न्यूज़पेपर के एडिटर को, ये पूछने के लिए, बताने के लिए कि हमारे सिटी में किस तरह से एक इंक्रोचमेंट बढ़ रही है, यानी ये जो क्या नाम है, इंक्रोचमेंट को क्या बोलते हैं, इलीगल इंक्रोचमेंट, यानी कि वो जो कब्ज़ा माफिया जो होता है, जो जगह जगह बिना किसी परमिशन के आके अपना बसेरा कर लेते हैं, उनकी तरफ उसका मतलब आपको बताना है एडिटर को लेटर लिख के कि ये हमारे शहर में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, इतने ज़्यादा ये क्यों मसला बढ़ रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब इस तरह से एक लेटर लिखना है। लेटर का क्योंकि मार्क्स जो हैं ये हैं तकरीबन 15 मार्क्स, तो एटलीस्ट इसके अंदर लेटर जैसे शुरू करते हैं जैसे एंड करते हैं वो तो सब वैसे ही होगा। बीच का जो उसका मैटर है वो एटलीस्ट 3 पैराग्राफ का होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक और मसला, एक लेटर है और लिखा हुआ है, यानी कि आपको चॉइस मिली हुई है कि आपको एक दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, वो ये है कि आपने एक अदर अपनी
CV लिखनी है। यहाँ एक जॉब एप्लीकेशन की तरह एक ऐड दिया हुआ है कि ये इस पैरामाउंट बुक प्राइवेट लिमिटेड रिक्वायर्स फीमेल कॉरेस्पॉन्डेंस coordinator. The candidate must be graduate, computer literate with excellent communication skills both written and verbal. ठीक है, मेल एट दिस यानी कि आपको एक जॉब की वो ऐड दी हुई है जिस तरह अखबार में आती है, इसको आपने रिस्पॉन्ड करना है। कैसे रिस्पॉन्ड करना है? आपने अपनी CV भेजनी है इनको और एक आपको कवरिंग लेटर लिखना है। अच्छा, अब कवरिंग लेटर सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई इसमें तो 2 चीज़ें हैं, इसमें एक चीज़ है, इसमें तो 2 चीज़ें हैं, तो चलो हम ये करके चले जाते हैं। वो एक चीज़ है, वो 3 पैराग्राफ की है और हर पैराग्राफ में कम से कम जी सॉरी, वो वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो गई थी, कट गई थी, इस वजह से मैं आपको बता रही थी कि लेटर में देखें 3 पैराग्राफ्स होते हैं। 3 पैराग्राफ्स भी हर एक पैराग्राफ 4 से 5 लाइन का लिखना होता है। लेटर टू एडिटर की बात हो रही है, ठीक है ना। और जो ये कवरिंग लेटर होता है CV के साथ जो लिखा जाता है वो जस्ट एक एप्लीकेशन की फॉर्म में होता है, जिसमें हम अपने बारे में बताते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है और हम इस जॉब के लिए सूटेबल क्यों हैं, ठीक है ना। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 पैराग्राफ होता है। तो आप ये देख लीजिए आपको क्या करना है। अगर लेटर टू एडिटर करना है तो वो याद कर लीजिए, अगर CV और कवरिंग लेटर वाला करना है तो वो कर लीजिए। अच्छा, यहाँ देखें लिखा हुआ है CV, मेल CV एट, यहाँ सिर्फ CV मेंशन हुआ हुआ होता है, लेकिन साथ में कवरिंग लेटर ज़रूर दिया जाता है। किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो CV होता है रेज्यूमे और कवरिंग लेटर उसके साथ जो अपने बारे में बताया जाता है कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया, वो ज़रूर आता है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको ज़रा बुक में से भी 1-2 एग्जांपल दिखा लेती हूँ। बुक में जो CV और ये लेटर कवरिंग लेटर दिया हुआ है, ये देखिए, ये रेज्यूमे है जिसको CV कहते हैं, इस तरह से लिखते हैं। और ये आपको पूरा कवरिंग लेटर का एक अलग पैटर्न बताया हुआ है, किस तरह से लिखा जाता है, पूरे एक स्टेप्स बताए हुए हैं, ठीक है। तो ये अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर बुक नहीं है तो मुझसे PDF ले लीजिए, मैं आपको वो उसमें से आपको आसानी हो जाएगी पढ़ के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ये ऐसे वाला। अब ये ऐसे तो सबने किया हुआ है, बचपन से करते आ रहे हैं ऐसे, लेकिन वो बचपन में हमें पता होते थे ऐसे। इस बार जो है मतलब बड़ी लेवल पे आके आपको पता नहीं होते कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो मैंने अपने पास कुछ टॉपिक्स लिख लिए हैं जो इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा गेस्ट पेपर है जो मैंने खुद निकाला है, बनाया है। ये तमाम सवाल पिछले 5 ईयर्स में जो आए हुए हैं, ये वाले जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है हमारा आंसर एनी टू क्वेश्चन वाला, वो मैंने तमाम 5 ईयर्स में से निकाल के आपके सामने रख दिए हैं ताकि ये आप लोग इससे तैयारी कर सकें, आपको आइडिया हो जाए। ये वही 5 चैप्टर्स हैं जो मैंने डिस्कस किए थे। चार्ल्स, स्टोरी ऑफ एन आवर, प्लान ऑफ अटैक, अ मैन हु हैड नो आइज़ और अर्ली ऑटम। ये 5-6 चैप्टर्स हैं जिनमें से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका लग जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट है ये सीन कॉम्प्रिहेंशन, जिन ईयर्स में जो चैप्टर में से आए हैं वो मैंने आपको बता दिए। ये आपको गेस्ट पेपर में PDF फाइल में मिल जाएगा, फेसबुक ग्रुप पे भी मिल जाएगा। मैं आपको पर्सनली सेंड कर सकती हूँ अगर आपको चाहिए तो। बाकी ये ग्रामर सेक्शन जो मैंने आपको समझाया था, और अब ये CV का सेक्शन, CV और लेटर में से जो चॉइस आती है उसमें से एक चीज़ करनी होती है 15 नंबर की, और ये ऐसे के टॉपिक्स हैं जो इस बार मेरे ख़्याल से इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें ई-कॉमर्स है, रोल ऑफ मीडिया या सोशल मीडिया है। इसमें रोल ऑफ मीडिया में आप मेरिट्स और डीमेरिट्स भी कर सकते हैं, यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ मीडिया या सोशल मीडिया, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट एज एन एजुकेशनल टूल। जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। करप्शन हमेशा से आया है, लास्ट ईयर भी आया हुआ था। कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन या उसके आफ्टर इफेक्ट्स या जो भी मामलात हैं, इस पे भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये BCom के पेपर में भी आ चुका है। ग्लोबल वार्मिंग, ये भी लास्ट ईयर भी आया है और अब भी आ सकता है। और इंग्लिश लैंग्वेज एज अ मीडिया, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज हमारी कम्युनिकेशन में किस तरह से फ़ायदेमंद होती है, वो भी आ सकता। अब मैं देखें आपको बताती हूँ रिड्यूस सिलेबस का। जो लोग पूछ रहे हैं कि रिड्यूस सिलेबस, BCom वालों का रिड्यूस सिलेबस से पेपर नहीं आया था इंग्लिश का, तो आप लोग रिड्यूस सिलेबस को ना ही देखें तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें जो चीज़ लिखी है वो नहीं आई थी BCom के, तो इसलिए प्लीज़ आप रिस्क ना लें
पूरे पेपर की तैयारी करें ताकि आपको कोई भी चीज़ अगर आए सवाल में आप कर सकें। और अगर नहीं आती तो वो आपकी लक है, ठीक है, नहीं आएगी तो वो नहीं करना ज़ाहिर है, लेकिन ये आप रिड्यूस सिलेबस के आसरे में ना रहें। तो ये मेरा पर्सनल आपको एक एडवाइस है। तीसरी बात कि हम तैयारी कैसे करें। अब ये सारे सवाल जो मैंने समझाए हैं उसमें मैंने आपको ज़्यादातर चीज़ें बता दी हैं। अब आपने ये करना है कि अगर आपको कोई एक आध चीज़ में मसला है तो आप मुझे मैसेज करें या कमेंट में लिख दें कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही। उसकी मैं अलग से फिर वीडियो बना के आपको यहाँ शेयर कर दूँगी ताकि वो एक चीज़ को हम अलग से समझा सकें, ठीक है ना। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आ गया होगा कि ये पेपर पैटर्न कैसा होता है। ऑल द बेस्ट, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।